हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। यूपी टैब का भी नोटिफिकेशन अब आप लोगों के सामने 2-4 दिन में आने वाला है। उसकी डेट आप लोगों की अनाउंस हो चुकी है, फरवरी में डेट है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपना सीरीज़ स्टार्ट पहले से ही की थी, ताकि आप लोगों की हिंदी का ग्रामर हो जाएगा, साहित्य जो भी है हिंदी के लिए वो आप लोगों के हो जाएंगे 30 क्वेश्चन के। यहाँ से आप लोगों का सीडीपी भी बीच में स्टार्ट की हुई है। उसके साथ सुपर टैट के लिए करंट अफेयर भी स्टार्ट की हुई है। लेकिन आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हुए हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही महीने का टाइम बचा है, तो आप 2 महीने में अपने हर सब्जेक्ट को क्लियर करना है। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, गलतियाँ कम होंगी। अभी तक ये लाइफ टाइम का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आप लोगों का जो यूपी टेट होने वाला है वो लाइफ टाइम के लिए होगा या नहीं होगा। होगा तो फिर हम आप लोगों को एक छोटी सी उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे इस चीज़ के लिए कि वो लाइफ टाइम के लिए आपको अनुमति मिली है या फिर नहीं मिली है। या जो भी फॉर्म आएंगे, अब ये यूपी टेट का नोटिफिकेशन होगा या फॉर्म आएंगे, उसके लिए भी हम आपको अपनी वीडियो में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसका पूरा नोटिफिकेशन भी, पूरे डिटेल भी आप लोगों के साथ करा देंगे, ताकि आप लोगों की कोई गलती ना हो। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो है हिंदी का ही है, वहाँ पे उसमें पूरी डिटेल के साथ भी है। यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स भी आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे साहित्य से संबंधित। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक बार नहीं बहुत बार ऐसे पूछे भी जाते हैं, और यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है हमने वहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाले हैं, ताकि आप लोगों की यहाँ से कोई गलती ना हो। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर साहित्य से आता है, बाकी ग्रामर से आते हैं। ग्रामर भी आप लोगों का धीरे धीरे करा रहे हैं, लेकिन आप लोग उसे कम पढ़ रहे हैं, कम शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आप उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा भी। ठीक है, अभी इसका सेशन इस साथ में सीडीपी भी कराएंगे हम। सीडीपी भी आप लोगों को डिटेल के साथ करा रहे हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को ज़रूर पढ़ा होगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट में वहाँ से वीडियो मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी हम आपको ये इसी तरीके से लिख के भी दिखा सकते हैं, लिख के आप लोगों को दिखा देंगे, ताकि आप लोगों को खुद नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ से आप अपने यहाँ से मिल सकते हैं, आपको वीडियो से ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी सारी जानकारियाँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना नया सेशन। ये साहित्य वाला स्टार्ट हुआ है। इससे पहले वाले भी आपके पास कुछ साहित्य के क्वेश्चन थे, लेकिन इससे पहले हम कुछ डिटेल्स भी पढ़ा रहे हैं आपको साहित्य की। उसके बाद आपके इसी में ही क्वेश्चन भी मिलेंगे बाद में, तो इसलिए टाइम भी आप लोगों के पास 2 महीने का टाइम है। आप उन्हें ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ कीजिएगा। पेपर्स, पुराने पेपर्स आप जहाँ से निकालेंगे वो अच्छा होगा, जितने भी घेरेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। रंगमंच का मतलब होता है कि उसको एक नाटक के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नाटककार है जिसने रंगमंच को, यानी कि पर्दे पर आप चीज़ों को प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं किया, तो वो कौन है। इसलिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे आंसर भी दिए हैं, ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वो आप उनकी वो याद भी रहेगा। तो ये क्या है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच, यानी कि उसको क्या करते हैं पर्दे पर दिखाया जाता है, उसको अनिवार्य नहीं माना। तो ये कौन थे, ये थे आपके जयशंकर प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब आपको ये भी पता होगा, आप लोगों ने पंचतंत्र की पुस्तक पढ़ी है। पंचतंत्र बहुत पुरानी ऐसी बच्चों के लिए पढ़ने की पुस्तक है। इसमें कहानी बेस होती है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है, अब इसे ज़रूर पढ़िएगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। तो ये पंचतंत्र है। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है कि 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। अब ये कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये है आपकी पंचतंत्र। आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर पढ़ा होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी माना जाता है, यानी कि उसकी माता मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि द्रविड़ परिवार की सबसे इम्पोर्टेंट भाषा कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि द्रविड़ भारत की सभी भाषाओं की जननी किसे माना जाता है, तो वो आपका आंसर क्या हुआ, तमिल। और अगर कोई नया हुआ है, ये हमारा शिक्षा द एजुकेशन चैनल है, PDF है, यहाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि के नामों से जाना जाता है। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसे देव भाषा भी कहा जाता था। अब पुराने में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थी, पहले वेद कहीं के थे, तो आपको यहाँ से भी पता चल गया होगा कि देव भाषा कौन सी है, संस्कृत है। और इसलिए अभी जो नई एजुकेशन नीति आई हुई है, उसमें संस्कृत को भी इम्पोर्टेंस दी गई है कि बच्चों को संस्कृत भी पढ़ानी चाहिए। पुराने में जितने भी आपको वेद मिलेंगे, जितनी बुक्स मिलेंगी, सारी संस्कृत में थी, उनका अनुवाद किया गया। इसीलिए इसको क्या माना जाता है कि भारतीय आर्यों की क्या माना जाता है, संस्कृति का आधार, और देव भाषा आदि भाषाओं के नाम से इसको जाना जाता है। ये भाषा कौन सी हुई है आपकी, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। चालकोलिथिक एज का मतलब यह होता है कि जहाँ तांबे का युग कहा जाता है, यानी कि जहाँ तांबा प्राप्त हुआ जिस युग में, उसको क्या कहा जाता है, चालकोलिथ एज कहा जाता है। और उस एज का नाम क्या है, ताम्रपाषाण युग। उस युग का नाम क्या है, जिसे चालकोलिथ युग, क्योंकि ये यूपी टेट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसे कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। ऐसी कौन सी रचना है जिसकी सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, तो उसका सही आंसर क्या है, बिहारी सतसई। और ये बिहारी सतसई किसकी है, बिहारी की है। तो यहाँ से भी ये पता चल जाता है कि बिहारी सतसई की है, ये बिहारी है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन याद हो गए होंगे, इनको आप लिखिएगा ज़रूर जहाँ आपके नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम जहाँ तक हमें यहाँ से भी क्वेश्चन मिले हैं, हम वहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। और आप इनको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है, कि केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। ये एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है, तो वो कौन सी है, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा ऑस्ट्रिच समूह से संबंधित है। अब ये कौन सी भाषा है जो ऑस्ट्रिच से संबंधित है, वह है खासी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। अब उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन से हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। कभी कभी आपको सिर्फ हरिओद भी आपको नाम मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप नॉर्मली क्वेश्चन मत समझिएगा कि नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको बहुत किताबों से ढूंढ के, और क्वेश्चन पुराने किस वे से पूछ सकता है, टॉपिक्स उठा के आपसे क्वेश्चन बनाएंगे, तब यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब ये देखिए कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है, उसका है उर्दू भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंगा छवि वर्णन या कविता के रचनाकार कौन है। कौन सी के गंगा छवि वर्णन। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो भी पढ़ी होंगी ना, ये साहित्य वाली, उसमें भी हमसे वैसे हम लोगों ने लिखित में आप लोगों को दिखे गए थे, लेकिन अब वहाँ से अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें से जब लास्ट ईयर ये भी CTET UP TET हुआ था, तो वहाँ से आपको साहित्य में से ही 4-5 क्वेश्चन मिले थे। जो वहाँ पे बुक्स पूछी गई थी वो सारी वहाँ से पूछी हुई थी, हमारी वीडियो से भी आपको ज़रूर मिलेंगे, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अब ये देखिए कि गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है,
तो ये कौन है? भारतेंदु, इसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि का नाम मतलब है। गागर में सागर का मतलब ये होता है कि आपको कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें समझा देना। एक छोटे से शब्द के माध्यम से आपको उसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। तो कम चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है इन्होंने। और ये कौन है? बिहारी, उनकी पुस्तक है बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसका हम लोगों ने आपको आंसर नहीं दिया है क्योंकि इसका आंसर आपको खुद बताना है। कौन से का? कि गाथा गाहा करने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा है, ये आपको यहाँ से बताना होगा इसको। बिहारी की पुस्तक भी आप पढ़िए, बिहारी सतसई की, भारतेंदु युग के बारे में पढ़ाएंगे हम। मलयालम में खासी है, केरल की भाषा के बारे में बात की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा। अगर आपने 10वीं 12वीं की पुस्तक भी पढ़ी होगी ना, वहाँ से आप लोगों के जो साहित्य हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10वीं और 12वीं के। अब इसमें क्या है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। आपसे डायरेक्ट उसका सिर्फ टाइटल पूछता है कि मुक्तिबोध। जैसे अयोध्या सिंह हरिउपाध्याय पूछता है, अज्ञे पूछता है, तो वो पूरा नाम नहीं पूछता आपसे, सिर्फ छोटी सी यानी कि उसका सिर्फ टाइटल पूछ लेता है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो वहाँ से आपको सिर्फ मुक्तिबोध भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं आपसे कि गजानन माघव ही वहाँ लिखा मिलेगा। और कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए मुक्तिबोध हटा दिया जाता है और गजानन माधव रख लिया जाता है। तो इसलिए आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए पूरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारू शब्द का शुद्ध भावात्मक संज्ञा। आपको मैंने संज्ञा भी पढ़ाई है, भावात्मक भी बताया कि इस तरीके से भावात्मक चेंज होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा को पता कैसे कर सकते हैं? भावात्मक है, समूहवाचक है, समुदायवाचक है, व्यक्तिवाचक है, और ये किस तरीके से चेंज होती है। तो इसका सही क्या है कि चारू शब्द का भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। इसका सही रूप होगा चारुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिंतामणि। ये पुस्तक आपको पीसीएस ने, अगर आप लोगों ने पीसीएस का भी पेपर दिया है, उसमें हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ये 2 बार आपका पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, तो वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा, यानी कि कब हम पूछा था सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो कौन है? कपीशा। कपीशा में आप लोग पूछा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है, यानी कि चीनी और तिब्बती जो भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है निषाद। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से 2 बार पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी टेट का ही क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। ये कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ये है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमेजय का नागा यज्ञ किसकी कृति है, तो ये भी किसकी की है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत जगह अलग अलग स्टेट में भी पूछे हुए हैं जो टेट होते हैं। तो इस तरीके जो साहित्य के क्वेश्चन है वो यहाँ से इसलिए उठाए गए ताकि आपको एक ही जगह आपको मिल जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है, यानी तुलसीदास के बारे में पूछ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिषों का वर्णन किया गया है। इसका कौन सा है? ये रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास का ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष के बारे में वर्णन या आपको मिलता है इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में। इसका नाम क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया, तो किसका वर्णन आपको तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है ज़्यादातर, तो उसने किसका वर्णन किया? राम का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि तुलसीदास ने अपनी किस में किया, कबीरदास ने किस में किया था, मीराबाई ने किसके बारे में वर्णन किया था। तो इस तरीके से आपसे एक नॉर्मली वे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपसे क्या कर सकता है, डायरेक्ट निराला भी पूछ सकता है, और उसमें अगर पूरा नाम नहीं दिया है तो निराला पूछेगा, नहीं तो आपसे सूर्यकांत त्रिपाठी भी पूछ सकता है। तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए, किसका नाम क्या है। ये क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसकी पुस्तक है तोड़ती पत्थर। और क्या है ये भी पूछता है आपसे कि वो कविता है, उपन्यासकार है, या फिर क्या है। तो वो कौन सा हुआ, ये एक कविता है। उसके बाद इसी से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था इसीलिए इसको साथ में ही जोड़ दिया गया कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, तो वो कौन सी है, यथार्थवादी कविता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है और क्या है, उपन्यास है। क्या त्यागपत्र है, रचना किसकी है, जिनेंद्र कुमार की, और क्या है ये त्यागपत्र उपन्यास है, ना कि कविता है या कहानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ती एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन से हैं। आपसे आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं कि यात्राओं का सबसे ज़्यादा वर्णन किसने किया, राहुल सांस्कृतायन ने किया था यात्राओं के बारे में भी सबसे ज़्यादा वर्णन। क्योंकि उनका मानना था कि एक व्यक्ति अगर सीमित क्षेत्र में रहता है, सीमित जगह रहता है, तो उसे उस ज्ञान का पता नहीं चलेगा, या फिर वो व्यक्ति एक वास्तविक इन चीज़ों के बारे में पता नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा यात्राएं करते थे, और उन्होंने बोला कि व्यक्ति को यात्राएं करना भी ज़रूरी है अगर उसे वास्तविक दुनिया के बारे में जानना है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाते एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये किसने किया था, राहुल सांस्कृतायन ने इसका वर्णन किया था। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो शिक्षा द एजुकेशन हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपको इसी में ही आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए आप इसको पूरी वीडियो को पढ़िएगा, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पुराने प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं, आपको पेपर लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आज की सीरीज़ का लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन और भी हैं लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे। यहाँ से पढ़िए। अब यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तो ये क्या कह रहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है। इससे पहले पंक्ति जो पढ़ाई थी वो राहुल की थी, और ये किसकी है, तुलसीदास की है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। हिंदी के बारे में पूछ रहा है तो हिंदी के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य बताइए जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो वो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ, नागालैंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें स्किप मत कीजिएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। इनको एक बार नहीं तो आपको 2 बार ज़रूर पढ़ेगा, कभी आपको बाद में पछताना पड़े कि यहाँ से हम ये सारे क्वेश्चन गलत कर दिए हम लोगों ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहा कोश के रचयिता कौन है, सरहपा। ये भी क्वेश्चन आपने यूपी टेट में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो वो कौन सी है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। अब यहाँ से पूछा जाया गया क्वेश्चन है, यूपी सुपर टेट में नहीं लेकिन यूपी टेट में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये,
कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है ये। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कौन सा? धुर स्वामिनी। ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। धुर स्वामिनी पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या है, नाटक है और किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और अगर कोई चैनल पे नया आया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नॉर्मली आप लोगों के क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साहित्य के। तो आपको साहित्य के इस तरह के क्वेश्चन भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे सरहपा वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका पहले प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। इसके अब नेक्स्ट 2 3 4 हम आपके क्वेश्चन भी करा रहे हैं अभी, उनको भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया या माना जाता है कि देवनागरी जो भाषा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो आपको पता होना चाहिए क्या वो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? गुजरात। इस तरह के से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे 2 या 3 क्वेश्चन। इसलिए साहित्य के आपके 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, तो यहाँ से इसको स्किप मत कीजिए, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा लेकिन पहले डिटेल पढ़ने के बाद। कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी है जो आपके डिटेल्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? ये आपको पता होनी चाहिए। ये कौन है? ममता कालिया, समता क्षमता कौल, अनीता जैन या फिर नासिरा शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? नासिरा शर्मा। इसकी राय पुस्तक का नाम है, कहानी है ये दूसरा ताजमहल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया? इसके स्थान पर इसने किसका प्रयोग किया? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया। तो ये सुझाव किसने दिया था? ये स्वीकार करने का सुझाव दिया गया था किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, या काका कालेलकर ने, या विनोबा भावे ने। या आप क्वेश्चन भी खुद भी पढ़िएगा कि क्या दिया गया है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसका सही आंसर है सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव। क्वेश्चन क्या है हमारा? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? इसमें से सार्थक का पता होना चाहिए। सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ होता है, और ये क्या है? सबसे छोटी इकाई के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या हुआ कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो ये क्या है? ध्वनि है, पद है, शब्द है या वाक्य है? या आप क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप दीजिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर क्या है? ध्वनि। यहाँ पूछा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रज भाषा का विकास किसके द्वारा हुआ? ब्रज भाषा अगर बोली जाती है तो वो आगरा, मथुरा, यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और यूपी में बोली जाती है ये भाषाएं। तो ये भाषाएं पूछ रहा है कि किस ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ये किससे हुआ है आपको पता होना चाहिए। मगही से, शौरसेनी से, पेशाची से या अर्धमागधी से। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? शौरसेनी। शौरसेनी वो एक अपभ्रंश है, इससे ये ब्रज भाषा का विकास हुआ था।
तो ये सोर सैनी, मगही, पैसाची, अर्धमागधी ये एक अपभ्रंश है। अगर आपसे हरियाणवी पूछेगा तो भी सोर सैनी से ही हुई है, दक्षिणी पूछेगा तो भी सोर सैनी से ही है। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इसी से ही है, सोर सैनी अपभ्रंश से हुई है ब्रज भाषा। आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और जो डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाई साहित्य की उसको भी पढ़िएगा। और अगर कोई नया स्टूडेंट है अभी जुड़ा है तो उसको चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ये पूरा का पूरा अभी तक सीटेट यूपीटेट के लिए ही आप लोगों को दिया जा रहा है। सुपर टैट के लिए आपके लिए करंट अफेयर है, वहाँ से अगर हिंदी वाला जो पोर्शन है वो भी आपकी सुपर टैट में आएगा। तो अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। क्या वो मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है, राजस्थान की है या बिहार की है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले तो आपका आंसर सही होगा। आप उसे समझने की कोशिश भी कीजिए कि जो आपने पढ़ा है तो उसको पुराने से रिवाइज भी हो जाएगा आपका यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार से। बिहार से क्या ली गई थी, मगही हिंदी प्रदेश की बोली है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज समझ आ गई होगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिख गया है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको भाषा समझ आ रही है, साहित्य समझ आ रहा है या हम इसी तरीके से पढ़ाएं तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल, और सबको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।